गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू धमाकेदार जानदार क्लास। हम यहाँ पे जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो महिला सुपरवाइजर के पेपर की एनालिसिस से निकाले गए हैं, जो बच्चों ने आकर के बाहर बताए हैं कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कुछ तो उनकी मुंह जुबानी बताए गए सीधे सीधे क्वेश्चन है यहाँ पर, और कुछ उस बेसिस पर अलग से मेहनत करके निकाले गए क्वेश्चन आपके लिए इसमें ऐड किए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट्टा मार के याद कर लेना। आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आने वाले सभी जो भी पेपर आगे होने हैं उनमें, और जो महिला सुपरवाइजर की आने वाली शिफ्ट है उनमें बिल्कुल आपको ये क्वेश्चंस किसी ना किसी शिफ्ट में गारंटी से देखने को मिलने वाले हैं। रट्टा मार लेना इन क्वेश्चंस का, घोट के दूध में चटनी बना के पी जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं आज हम। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? बताएं किस शैली में बना हुआ है फ्रेंड्स। तो ये जो है आपकी राजसिम्हा शैली में बना है। कोई भी एग्जाम हो जहाँ जीके जीएस आता है, मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है। और ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, सॉरी ये किस शैली में बना है? तो ये राजसिम्हा शैली में बना है। आप बिल्कुल इस चीज़ को याद रखिएगा, अपना नाम भूल जाइएगा पर ये राजसिम्हा शैली बिल्कुल मत भूलिएगा। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सामान्य प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एडोब फोटोशॉप, आप सभी ने इसके नाम में फोटो लगा हुआ है, आप सभी ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। सभी ने नहीं, सॉरी, लेकिन कुछ लोगों ने यूज़ किया होगा, तो उन्हें पता है कि ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर भी है और ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, आपको जो ऑप्शन मिले आप उस पर जाइएगा। राज्य पुनर्गठन, अगर हाँ ये डाउट हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर पहले लगाना है तो ग्राफिक्स को पहले चूज करना है। आगे देखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 1956 में जो है आपके आयोग गठन किया गया था, तो उसमें जो है आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। अगला देखेंगे हम, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की थी? मुस्लिम लीग ने जो है जब हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी तो उनकी कुछ असुरक्षित फीलिंग उन्हें फील हो रही थी कि भारत के साथ अगर रहेंगे तो ये समस्या हो सकती है, तो उन्होंने भारत से अलग राज्य अलग देश बनाने की मांग के उद्देश्य से 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन बिल्कुल एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। आपको गारंटी से किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ऐसे कैसे छपे मिल जाएंगे। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, बंगाल विभाजन से। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किया था गांधी जी ने क्या किया था 6 अप्रैल 1930 को? दांडी यात्रा। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला देखेंगे हम, भारत के में किस राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता? ये वर्ड याद रखिएगा, नहीं, है ना, वरना आप स्वीकार किया जाता का आंसर लगाते हैं। तो विशेष राज्य वे राज्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा कुछ विशेष अनुदान राशि वगैरह उपलब्ध करा दी जाती है उनके संचालन के लिए। तो पहाड़ी व कठिन भू भागों को बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। कम जनसंख्या घनत्व अगर है तो भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति की बड़ी आबादी, ये कोई आधार नहीं होता है विशेष राज्य के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान, बिल्कुल इस आधार पे भी जो है विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं अलग से लिख दूं, सभी टिक हैं तो आप लोग डाउट में ना आ जाए। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन से युग्म गलत हैं? मतलब सीधा यहाँ है क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस पढ़ना है। जो समिति है उसके अध्यक्ष का नाम अगर आपको याद है तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। लोक लेखा समिति के वेणुगोपालन, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राक्कलन समिति वैजयंत पांडा, और जो है कौन सा युग्म गलत पे ध्यान रखना है, यानी कि नहीं, प्राक्कलन समिति के वैजयंत पांडा नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के फग्गन सिंह कुलस्ते, बिल्कुल सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के गणेश सिंह है, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा।
2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट युग्म गलत है? ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं आप जो है, और ऐसे ही पैटर्न अभी चलने की उम्मीद है। इसका आंसर क्या होगा आपका? तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट पुरुष में, अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेस पुरुष। अगला है आपका क्या, 1 सेकेंड, पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला एथलीट है। और जो है आपका अनु रानी, बताएं इनमें जो है आपका कौन सा वाला गलत है, जिन्होंने 2023 हांगझोउ चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसमें जो है आपका अनु रानी गलत है, जबकि तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है ये शॉटपुट खेलते हैं। अविनाश सावले जो है 3000 मीटर स्टीपल चेस खेलते हैं। और जो है पारुल चौधरी 5000 मीटर जो है आपकी एथलीट है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? रूस के साथ इंद्र होता है, सेशेल्स के साथ लामित्य होता है। ये जो है आपके युद्ध अभ्यासों के नाम है। रूस के साथ इंद्र नाम का युद्ध अभ्यास होता है, सेशेल्स के साथ लामित्य, और किर्गिस्तान के साथ में खंजर युद्ध अभ्यास होता है। थाईलैंड के साथ में युद्ध अभ्यास जो है ये हमारा अमेरिका के साथ में होता है, ना कि थाईलैंड के साथ में। अगला बढ़ेंगे, डेटा सुधार प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठनों के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? क्वेश्चन ये आपका किससे है? कंप्यूटर से है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से भी है। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठकों के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे क्या कहेंगे? इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, अवेलेबिलिटी या फिर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल यानी कि गुप्त रखा जाता है इस तरीके के डेटा को। आगे बढ़ेंगे, 1 सेकेंड, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से फ्रेंड्स, मैंने ना ये आपको 8th वाला गलत मेरे माइंड में हो गया। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बी होगा, हमें गलत निकालना है, तो बी गलत है आपका और ए अनुरानी बिल्कुल सही है, बी आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे हम, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% जो उसका जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 10% से कम है? किस जिले में जो है वन आवरण यानी कि वृक्षों की संख्या 10% से भी भौगोलिक क्षेत्रफल से कम है? बताएं। बताएं कौन सा है? तो ये जो है आपका भिंड मुरैना, मुरैना। ठीक है, मुरैना की जो वन घनत्व है वो उसके क्षेत्रफल का 10% से भी कम है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? वन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो वन से रिलेटेड आता ही है, क्योंकि आपको पता है हम अपने कर्तव्यों में इतना पर्यावरण प्रेमी ना बने, लेकिन जहाँ पर औपचारिक स्थानों की बात आती है, ऑफिस की बात आती है, वहां पर हम जरूर जो है इन चीज़ों को महत्व देते हैं। तो वन से रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई? राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानव अधिकार आयोग या फिर आपकी अनुसूचित
जाति आयोग। 338 अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स आपका, ये अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात संविधान में 338 अनुच्छेद में की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। क्या है? आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त क्या देना है इन्हें? महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं के विवाह संबंधी खर्च, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ठीक है। और आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार नहीं, ये जो है महिलाओं को लाडली बहना योजना में पैसे दिए जाते हैं, 1200 रुपये दिए जाते हैं। तो उसमें जो है उम्मीद ये की जाती है ये आर्थिक स्वावलंबन करेंगी, मतलब उन्हें पैसा मिलेगा तो वो अपने कुछ ना कुछ उसे रोजगार में लगाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है, वो घर खर्च में ही लग जाता है। बच्चों के मोबाइल, गाड़ी, बाइक, लैपटॉप या जो भी बच्चों की ज़रूरत होती है उसमें माँ खर्च कर देती है, ठीक है, क्योंकि इसमें विवाहित महिलाएं शामिल होती हैं। और जो है लेकिन सरकार सोचती है कि वो कुछ अपना धंधा पानी, मतलब छोटे मोटे पापड़, अचार, कोई भी बिजनेस में लगाएंगी, और जो है इसके अलावा वो अपने स्वास्थ्य पर और अपने पोषण पर ध्यान देंगी, पर ऐसा कतई नहीं होता है। अगला देखेंगे, 30 अप्रैल 1977 से 23/6/1977 के दौरान, जब मतलब ये 2 महीने की बात चल रही है यहाँ पे, इन 2 महीने में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? बताइए। 1977 में जब 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल इनमें से कौन थे? बताइए कौन थे आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल? मोहम्मद शफी कुरैशी थे, सत्यनारायण सिन्हा थे, या फिर जो है आपके महावीर, या फिर बीडी शर्मा? तो ये थे आपके श्री सत्यनारायण सिन्हा। कौन थे? श्री सत्यनारायण सिन्हा के टाइम पे 1977 में 2 महीने का राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था। श्री सत्यनारायण सिन्हा 1977 राज्यपाल थे, बिल्कुल मत भूलना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछा ही जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? पट्टाभी सीतारमैया, हरिविनायक पाटस्कर, क्या संवली चेंगलाए राजू रेड्डी, या फिर सत्यनारायण सिन्हा? सबसे छोटा राज्यपाल, सबसे छोटा कार्यकाल जो है किस राज्यपाल का रहा था? बताइए। तो जो आपके पट्टाभी सीतारमैया है, इनका कार्यकाल सबसे छोटा था। ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था चुनाव में, और मध्य प्रदेश में सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा था। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो जो है भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान है नंबर 1 और एमपी है नंबर 4 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? बताइए। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो वार्तालाप हुआ था, जो उनके ज्ञान के ऊपर मतलब एक बहस बोलेंगे आज के ज़माने में, ठीक है, शास्त्रार्थ हुआ था, तो वो हमें कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐतरेय या प्रश्नोपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है फ्रेंड्स ये आपका? तो ये आपका मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। किस में मिलेगा? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि ज्ञान का शास्त्रार्थ, वो भी एक स्त्री और पुरुष का, 2 ज्ञानी हैं, उसमें से एक स्त्री है, स्त्री के साथ में ज्ञान का शास्त्रार्थ हो रहा है, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कौन सा उपनिषद ही इस बड़ी बात को कर सकता है? जो कोई बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। इस तरीके से आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? बताइए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित,
भारतीय रोबोटिक्स कौशल केंद्र। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है इसका आपका शीर्ष निकाय है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। गैर लाभकारी संगठन मतलब कि एनजीओ है ये, नॉन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म और याद कर लो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आपको याद बताना पड़ेगा। AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है। ये अगर आपको कभी ऐसे लिखा मिलता है और पूछते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, याद रखिएगा। अगला है एक मैलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, वह एक बार जब वह यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। इसे क्या कहा जाता है? मतलब कि पहले तो ये एक मैलवेयर है और लेकिन ये दिखता कैसा है? एक लीगल सॉफ्टवेयर, एक अच्छा बच्चा दिखता है, ठीक है। लेकिन अच्छा बच्चा बन के ये बहला फुसला करके आपसे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, बोलता है मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, आप इंस्टॉल कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो तो ये क्या काम करना चालू कर देता है? ये वायरस या वर्म की तरह कार्य करना चालू कर देता है। मतलब कि कंप्यूटर को स्लो करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाना चालू करता है। तो ये क्या है बताएं? ये की लॉगर है, ये ट्रोजन है, ये रैंसमवेयर है या स्पाई है? देखिए ये है आपका क्या, ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। की लॉगर क्या करता है? आपके कंप्यूटर की कीज़ को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर टाइपिंग मतलब कीबोर्ड यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रैंसमवेयर क्या करता है? पैसे मांगता है, फिरौती लेता है आपसे। और स्पाई जो है आपकी जासूसी करता है। आगे देखेंगे हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? मतलब राष्ट्रपति एसटी के लिए जो आपकी लिस्ट निकालते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो वो किस अनुच्छेद के तहत निकालते हैं? आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये देना है। किस अनुच्छेद के तहत निकालते हैं ये लिस्ट? तो ये निकालते हैं फ्रेंड्स आपके 338 के तहत। आगे बढ़ेंगे हम, 342 के तहत निकालते हैं। अगला देखेंगे हम, दशक 2001, हाँ 342 के तहत लिस्ट निकालते हैं। दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक है? बताएं। दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक किसकी है? मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो फ्रेंड्स जो है इनकी जनसंख्या पहले से ही इतनी है कि ये वृद्धि करेंगे तो मतलब एक होता है ना कि पहले से कोई इतना बड़ा है तो उसको आप और बड़ा क्या करोगे। मेघालय है ना, इसकी 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है। असर वहां दिखता है जहां पर असर की गुंजाइश हो। ये सब तो पहले से ही इतनी जनसंख्या लेके बैठे हैं, ठीक है। तो अगर वृद्धि दर की बात आएगी तो आपको हमेशा ना छोटे छोटे राज्य देखने को मिलेंगे वहां पे। घनत्व वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, वृद्धि दर की बात कर रही हूँ, क्योंकि वृद्धि दर जो है जहां पर स्कोप होना भी तो चाहिए, खाली जगह तो होनी चाहिए ना, तब तो लोग एंट्री मारेंगे वहां पर। यहाँ पहले से इतना भरा पड़ा है, कहाँ से वृद्धि हो जाएगी? और कितनी भी वृद्धि कर लो दिखेगी ही नहीं वो। लेकिन यहाँ पर खाली है जगह, तो थोड़े भी लोग अगर घुसना चालू करेंगे तो दिखेगा कि यहाँ भर रहा है। शायद आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, और ये मेरी भावनाएं अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद करने में सक्षम हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर का चयन करें। मध्य प्रदेश में मैग्नीज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता ही है, तो बताएं
सही उत्तर चयन करना है हमें यहाँ पर। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर रहा था। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में मैग्नीज के निक्षेप मिलते हैं। झाबुआ जिले के थांदला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप मिलते हैं। तो बताइए इसका आंसर सही क्या होगा, मतलब कितने स्टेटमेंट इसमें सही है। मैग्नीज की बात होती है फ्रेंड्स, तो मैग्नीज जो है आपको वेस्ट में नहीं मिलता है मध्य प्रदेश के ईस्ट और साउथ ईस्ट पार्ट में आपको स्पेशली साउथ ईस्ट पार्ट में या साउथ में मिलेगा मैग्नीज, ठीक है। तो बिल्कुल जो है मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज के निक्षेप में देश में सेकंड नंबर पे है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट नंबर पे है, ये भी सही है। निक्षेप में सेकंड, उत्पादन में फर्स्ट। और जो है छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में मैग्नीज के निक्षेप मिलते हैं। बिल्कुल मैग्नीज जो है आपको दो जगह मिलेगा, एक छिंदवाड़ा में, दूसरा बालाघाट में, ठीक है। झाबुआ में आपको कोई मैग्नीज नहीं मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था। तमिलनाडु में नवंबर 2024 में कौन सा चक्रवात आया था। बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्या नाम था, दिसंबर, अभी की बात है, दिसंबर 2024 में आप जब न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे थे तो तमिलनाडु जो है किसकी तैयारी कर रहा था, इस चक्रवात से बचने की तैयारी कर रहा था। तो कौन सा आया था चक्रवात आपका, असनादाना, विपरजॉय, नहीं फेंगल आया था। कौन सा आया था, फेंगल। अगला देखेंगे। वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। कब, 2024 में। जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां से बिजली का उत्पादन होता है परमाणु शक्ति के, परमाणु रिएक्शन के आधार पर, तो उनमें जो है सबसे ज़्यादा क्षमता वाला कौन सा है, बताएं। काकरापारा है, कर्नाटक में है, काकरापारा, कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। और आपका कल्पक्कम या कुडमकुलम, बताएं सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है। तो फ्रेंड्स ये है आपके कुडमकुलम की है, ये रशिया की मदद से लगा था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ एक आधार पर लगाई जा सकती है और वो है संविधान के उल्लंघन के आधार पर, ठीक है। राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो है हम जब पॉलिटी के स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे तो हम डिटेल में कर लेंगे। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, राजकोषीय घाटा कम करना, या फिर जो है आपका मानसिक अस्थिरता, विदेशी मुद्रा भंडार के लिए नियंत्रित करना, राजकोषीय घाटा कम करना। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। अभी आप लोग अगर देख रहे हो तो यूट्यूब में कुछ एड्स आ रहे हैं कि आरबीआई कह रहा है कि महिलाएं, ठीक है, महिलाएं क्या करें, सोच समझ के खर्चे करें। जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, आप उसी में खर्च करें, ठीक है। दूसरे मद में उसको यूज़ ना करें, जैसे कि लोन ले रहे हैं आप बिजनेस के लिए और उसे कार खरीद रहे हैं, ऐसा ना करें ना। तो मतलब सोच समझ के खर्चा करें। ऐसा आरबीआई क्यों कर रहा है, ऐसा आरबीआई इसलिए कर रहा है कि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करोगे तो आप कम शॉपिंग करोगे, कम शॉपिंग करोगे तो डिमांड कम आएगी, डिमांड मार्केट में कम आएगी, तो फिर चीज़ों के रेट कम होते हैं। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो चीज़ों के रेट हाई होते हैं, ठीक है। तो अभी महंगाई को कंट्रोल करने में आरबीआई लग गया है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बस मुझे लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आती उस ऐड में कि उसमें महिलाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। पुरुष भी तो खर्चे करते हैं और पुरुषों के शौक ही ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वो फिजूल के ही खर्चे होते हैं, लेकिन टारगेट महिलाओं को किया जाता है। आरबीआई ये गलत बात है। मध्य प्रदेश, आप महिला पुरुष इक्वालिटी रखो ना, कि सभी लोग अपने फालतू के खर्चे या फिर गलत खर्चे ना करें। महिलाओं को क्यों टारगेट कर रहे हो। और जो महिलाएं एक बार बिजनेस में आ जाती हैं, पढ़ लिख जाती हैं, वो वैसे ही फिजूल के खर्चे नहीं करती हैं। चलो
मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं। काली मिट्टी जो है कौन सा कथन सही नहीं है? ये दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है, हमें गलत कथन निकालना है, ठीक है। तो दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है, बिल्कुल सत्य वचन है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, आप बताएंगे इसका आंसर। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सत्य वचन है। यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सत्य वचन है। देखो, इस मिट्टी में जो है आपकी जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, असत्य है, यानी कि यहाँ पर हमें असत्य ही निकालना था। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। जो काली मिट्टी है ना वो लावा के उससे बनती है। लावा में कोई जैव पदार्थ कैसे हो सकता है, कोई जीवित कैसे, मतलब उसमें जैव अवशेष हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम 28 नंबर का, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए, कुल व्यापार घाटे को कम करने में कृषि निर्यात ने, माल निर्यात ने, सेवा निर्यात ने या ऑटोमोबाइल निर्यात ने, किस चीज का एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ जिसकी वजह से हमारे द्वारा किया गया इंपोर्ट बैलेंस हो गया? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप कोई चीज़ ज़्यादा बेच दो और आप जो खरीद रहे हो, तो अगर आपने कोई भी चीज़ ज़्यादा बेच दी है तो खरीदने वाला बिल कम होगा। मदद किससे मिली है? तो हमारी सेवाएं ज़्यादा बिकती हैं, हम सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। बीपीओज आपने सुना होगा, इंडिया में जो है लोग सर्विसेज को ज़्यादा बेच रहे हैं, तो सेवा क्षेत्र से काफ़ी लाभ होता है, सर्विसेज का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि व्यापार घाटा कम हुआ है। अगला देखेंगे, वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? क्या क्वेश्चन है, 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता, विनिर्माण क्षेत्र की स्पेशली बात हो रही है, पूंजी गहनता जो है सबसे अधिक की बात हो रही है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? बताएं 29 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक जो है वो किसकी है? वो तमिलनाडु की है, ठीक है। किसकी है? तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ पे लिख देती हूँ ICMR, फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ, इसका लिखा हुआ है वैसे, नेशनल इंस्टीट्यूट, NIRTH, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये हेल्थ है आपका। 1 मिनट ब्रेक।
हाँ, तो ICMR राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? बताएं किस शहर में ये स्थापित है आपका? तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर है? ये आपके जबलपुर में स्थापित है। ठीक है, ICMR जो है इसके द्वारा मध्य प्रदेश में ये जनजातियों के स्वास्थ्य के लिए ये आपका स्थापित किया गया है संस्थान। कहाँ पर? जबलपुर में। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार दिए जाने की का उद्देश्य है। क्यों दिया जाएगा शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार? ये क्यों दिया जाएगा फ्रेंड्स आपका? ये आपकी 10वीं और 12वीं कक्षा में परीक्षाओं में मेधावी मतलब कि जो होशियार बच्चे हैं उनको अच्छे अंक पाने के लिए, अच्छे स्थान प्राप्त करें, है ना, तो उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो पढ़ाई में आगे बढ़े, अच्छे से मेहनत करें। 10वीं और 12वीं के बच्चों को टारगेट करके ये दिया जाएगा। अगला है, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? बताएं। चावल, गेहूं, कपास, दूध, दालें, मसाले, चाय, कॉफ़ी, जूट। चाय तो हम जितनी उगाते हैं सब पी जाते हैं, है ना। तो चावल, गेहूं और कपास के उत्पादन में जो है आपका भारत सबसे बड़ा उत्पादक है इन तीनों के ग्रुप में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की बात हो रही है, मतलब एक दशक में किस जिले में जो है आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है फ्रेंड्स? तो ये है आपकी भोपाल में, और जनसंख्या घनत्व भी आपका कहाँ है? सर्वाधिक भोपाल में है, और वृद्धि दर भी भोपाल में है। सबको राजधानी में रहना है। दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? आहार अनुदान योजना भील जनजाति समुदाय, विशेष पिछड़ी जनजाति, अशिक्षित, या फिर बताइए। आहार अनुदान योजना जो है फ्रेंड्स ये आपकी विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय को कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अस्तित्व में है? 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अस्तित्व में है? तो फ्रेंड्स ये 31 आपकी ऐसी परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी। अगला देखेंगे, 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र SDG स्कोर कितना था? 2020 में जो आपका SDG 3.0 स्टार्ट हुआ था उसका स्कोर आपको बताना है। तो SDG के लक्ष्य स्कोर कितना था? मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये था आपका कितना? 62 था। अगला देखेंगे क्वेश्चन 37, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन फॉर अर्थ साइंस एंड स्टडीज, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? बताइए कहाँ पर है आपका अर्थ साइंस स्टडीज का नेशनल सेंटर? किस राज्य में है फ्रेंड्स आपका? तो ये है आपका केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। अगला देखेंगे 38 नंबर, उच्चतम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। उच्चतम क्रांति योजना MSME को मुफ्त बिजली प्रदान करना इसका उद्देश्य है, उच्चतम क्रांति योजना। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सारांश को कहा जाता है इसका सार संग्रह। 44 नंबर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने की थी। गार्टनर ने के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? ई गवर्नेंस का जो विकास मॉडल है उसके 4 चरण में से कौन सा जो है यहाँ पर दिए गए चरणों में सही है? तो बिल्कुल जो है आपका सूचना हो दी जाएगी पहले, फिर उस पर बातचीत होगी, लेन देन होगा, और फिर जाकर के आपका परिवर्तन दिखेगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। सूचना नहीं होगी तो बातचीत कैसे करोगे? बातचीत नहीं होगी तो लेन देन कैसे होगा? और लेन देन नहीं होगा तो और जब लेन देन और ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो परिवर्तन लास्ट में ही दिखेगा। सबसे पहले आएगी सूचना और परिवर्तन आएगा लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के
प्राप्तकर्ता नहीं है। पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन से नहीं है? इनमें से बताइए किसको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है? इन 4 नामों में से श्री वैजयंती माला बाली को मिला है, वेंकैया नायडू को मिला है पद्म विभूषण, कोनिडेला चिरंजीवी को मिला है, AR रहमान को नहीं मिला है। जबकि आप लोग सबसे पहले AR रहमान को मान लेते कि मिला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? अनुसूचित जनजाति ST की बात हो रही है, इनके लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान की बात। हाँ, तो किस में जो है सीटों के आरक्षण की बात है ST के लिए, और वो भी राज्य की विधानसभाओं में। तो ये है फ्रेंड्स आपका कौन सा आर्टिकल 332 में जो है ST के लिए, ST की बात हो रही है और राज्य की विधानसभाओं में इनकी सीटों के आरक्षण की बात है। किसमें? 34 में, सॉरी 34 में। अगला देखेंगे हम, किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा हानि आदि से उबरने को कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता कहा जाता है। रूटिंग, बैंडविड्थ, विवाद, कंटेंशन या फिर आपका लचीलापन, रेजिलियंस। ठीक है, तो किसे कहेंगे? कोई भी अगर त्रुटि हो गई है, कनेक्शन विफलता हो गया है, कोई डेटा में हानि हो गई है, इनसे कंप्यूटर नेटवर्क के उभरने की जो क्षमता होती है, इसे रूटिंग, बैंडविड्थ, विवाद, कंटेंशन या फिर आपकी रेजिलियंस क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका लचीलापन या रेजिलियंस होता है, रूटिंग नहीं होता। बैंडविड्थ आपकी जो है नेटवर्क के लिए डेटा ट्रांसफ़र करने का मेजरिंग यूनिट होती है बैंडविड्थ। विवाद भी नहीं होगा, रूटिंग भी नहीं होगा, ये होगा लचीलापन। लचीलापन मतलब समस्या के समाधान की क्षमता। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार जो है राजशेखर द्वारा नहीं, पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक राजशेखर ने नहीं लिखी है? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, प्रबंध चिंतामणि या विंध्यशाल भंजिका? कौन सी पुस्तक है जिसे राजशेखर ने नहीं लिखा है? तो प्रबंध चिंतामणि राजशेखर ने नहीं लिखा है, जबकि विंध्यशाल भंजिका लिखी है, कर्पूर मंजरी लिखी है और काव्य मीमांसा भी लिखी है। अगला देखेंगे हम, याद रखिएगा, MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूज़र इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? किस प्रकार के यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS? तो फ्रेंड्स ये है आपके ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये है हमारा आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे और अपना स्कोर जो है एग्जाम में बढ़ाने की पूरी तैयारी करके जाएंगे।